थैंक यू। लोग आपकी बातें इतनी ज्यादा क्यों सुनते हैं आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक क्योंकि बहुत सिंपल वर्जन में होती है, और मुझे ऐसा लगता है मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी जर्नी और मुझे जो प्रॉब्लम्स आती थी कि मुझे कई चीज़ें समझ नहीं आती थी, और मे बी तभी मैंने समझा था कि मैं जो बोलूँगी वो इतना सिंपल होना चाहिए कि वो चाहे 6 साल हो या 60 साल हो, सबको समझ आनी चाहिए। आप क्या बोलना चाहते थे तब? नहीं, मैं तभी कथा रिलेटेड, बिकॉज आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। मैं 6 साल की थी, मैंने काम शुरू किया था, और मैंने पहली कथा व्हेन आई वाज 12 मैंने कर ली थी। तो आई थिंक जब आप उससे पहले समझ रहे हैं तो आप बहुत ही यंग हैं और आपको चीज़ें समझ नहीं आती है, क्योंकि आपको कथा करनी है तो आपको सुनना उनको पड़ेगा जो कथा कर रहे हैं। और कई बार आप बहुत हाई लेवल की बातें होती थी और दिमाग में नहीं जाती है आपके, बट आप फिर जब सीखने लगते हैं, चाहे श्रीमद् भागवत है, गीता जी है, जो भी मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, तो आई थिंक तब मैंने समझा था कि मैं उन्हीं बातों को बहुत सिंपल वर्जन में बोलूंगी ताकि सबको समझ आए कि तो डे टू डे लाइफ में हमारे होती रहती है, क्योंकि बातें वही है, बस उसमें परत बहुत है, आपको वो हटा हटा के सीखनी है। ओके, कोई ऐसी बात है जो आप अब तक नहीं समझे हो कथा में? बहुत सी बात हो सकती है, या टू बी कुछ ऐसी बात जो आप रिसेंटली समझो, मतलब पिछले 1-2 महीने में, कि आपको पढ़ के ये लगा कि हाँ अच्छा ये है मतलब। नहीं, सी मतलब आप एक्चुअली खुद निकालते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके ऐसे तो लाइफ के हाँ, ओके। कहानियां, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कथा जब कहती हूँ तो राजा परीक्षित के ऊपर है श्रीमद् भागवत में। तो डू यू वांट कि मैं आपको पूरी बताऊं? हाँ अदरवाइज बोलो, आपके जैसे ऊपर। कि पांडवों के वंश में हुए तो राजा परीक्षित, और फिर उनको एक श्राप मिलता है क्योंकि वो एक संत के साथ उन्होंने थोड़ा सा उनका अपमान कर दिया था, कि 7 डेज में उनको एक स्नेक है तक्षक, जिसके डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो अर्जुन के पोते थे। हाँ जी। ओके, अभी तो तक्षक के डसने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे वो बहुत ही अच्छे थे, और उस वक्त भी हुआ था बिकॉज कलयुग उनके ऊपर हावी हो चुका था। उनकी कलयुग से एक मीटिंग हुई थी, एंड कलयुग इज लाइक मुझे सोने में स्थान चाहिए, और उन्होंने सोने का मुकुट पहन के रखा था, एंड कलयुग एंटर्ड। तो उस वजह से उन्होंने जो संत के साथ किया जो हुआ, तो इसकी जनरली कथा है कि बाद में उनको श्राप दिया गया और उनको बताया गया। तो श्राप संत ने नहीं दिया, संत के बेटे ने दिया था, और बेटे ने जब अपने पिता को बताया तो वो बहुत अपसेट हुए राजा परीक्षित का नाम सुन के। तो ही वॉज एन एंग्री, उनको गुस्सा नहीं आया कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तो ऐसा है नहीं, तो कुछ तो गलत ही हुआ होगा कि इसने ऐसा काम किया। तो कुछ टाइम पहले ही मुझे एक लेसन इस चीज से मिली है कि अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो, कि उन्होंने शायद इतने अच्छे कर्म किए थे, इतने अच्छे से अपनी लाइफ जी थी, कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत ठहराए कि उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है। ओके। तो आई थिंक मुझे उस वक्त ये लेसन मिला था, और ये लेसन कोई वहां नहीं है, पर ये लेसन आप खुद सीखते हैं जब आप बार बार चीजों को बोलते हैं या पढ़ते हैं, और अचानक से एक दिन आपको लगता है कि ये शायद ये भी सिखा रहा है मेरी लाइफ के लिए मुझे। ओके, आपने कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत चीज करी है? अरे बहुत। क्या? बहुत। मैं पिछली बार भी मैंने ये कहा कि आपके सामने मुझे बहुत शुद्ध महसूस होता है। आज भी वही फीलिंग महसूस हो रही है कि आप बहुत ज्यादा प्योर हो। आपने कुछ गलत किया है लाइफ में? ऐसे अब गलत का क्या पैरामीटर है आपका मुझे नहीं पता, आपके बट अकॉर्डिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट गलत तो करते ही है, सभी करते हैं, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। कुछ गलतियां बातों में होती है, कुछ गलतियां आपके काम में होती है, बिकॉज यू आर लर्निंग ऑल द टाइम। विचारों में होती है वो भी गलतियां। हो सकती है कि स्टार्ट में कि आप जो कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैंने बहुत यंग एज से स्टार्ट की, तो तब आपको इतनी चीजें समझ नहीं आती। आप बोलते तो हैं, बट आप उस चीज को पूरी तरीके से अपने ऊपर नहीं ले चुके होते हैं। सो आई थिंक ये भी एक लेसन अब मेरी लाइफ का है कि मैंने काफी चीजें बोलनी बंद कर दी है जो मैं स्टार्ट में बोलती थी, बट अब एक रूल है कि जब तक वो चीज मैं अपनी लाइफ में लागू नहीं कर सकती तो मैं नहीं बोलूंगी उसको। एक एग्जांपल दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल सात्विकता, कि जब तक आप खुद सात्विक नहीं हैं, सात्विक खाना नहीं खाते हैं, सात्विक लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, आई थिंक उससे रिलेटेड ज्ञान लोगों को देना मुझे मेरी लाइफ के लिए सही नहीं लगता। सो मैंने जब पूरी तरीके से एक सात्विक लाइफस्टाइल स्टार्ट करी थी, स्पेशली जब मैं कथा में होती हूँ या मेरे सेशंस चलते हैं, तो अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही किया, या अब जाके मैं लोगों को बोलती हूँ कि हाँ आपको ये लाइफस्टाइल लेनी चाहिए क्योंकि चेंजेस आते हैं,
मुझ में आए हैं। क्या चेंजेस है? फॉर एग्जाम्पल कामनेस, आपकी कंपटीशन आपका खत्म होता है, आपको किसी भी तरीके की जेलेसी फील नहीं होती है, यू फील हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज हमेशा कथा में बोलती हूँ कि अच्छाई बुराई के बढ़ने या कम होने में डिफरेंस क्या है। बुराई बहुत जल्दी बढ़ती है क्योंकि बुराई में एकता है, बुरे लोग हमेशा एक साथ खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ में जब आपको डांट पड़ती है, अगर आपके सिबलिंग्स है तो आप चाहेंगे उनको भी पड़े, आप उनकी भी गलतियां बाहर लेकर आएंगे। बुरे लोग एक साथ खड़े होते हैं बट अच्छे एक साथ नहीं होते। उसको लगता है अप्रिसिएशन सिर्फ मेरा होना चाहिए, अवार्ड सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। वो एक अच्छा दूसरे अच्छे को सहन नहीं करता तो बढ़ती नहीं है, इसलिए कम रहती है। तो ये सारी चीजें आप सीखते हैं जब आप सात्विकता में जाते हैं कि आप दूसरे इंसान को भी जो आपके जैसा ही काम कर रहा है, आप उससे जेलेसी फील नहीं कर रहे, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो तो मेरा ही हेल्प कर रहा है ना। जहां मैं नहीं जा सकती वहां वो जा सकते हैं, बिकॉज मैं एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर प्लेस में रह सकती हूँ, दूसरी जगह वो चले गए, तो दैट पर्सन इज हेल्पिंग मी। उससे जेलस फील होने की बजाय मुझे तो थैंकफुल होना चाहिए कि मेरा काम और अच्छा हो रहा है। इस सात्विक लाइफस्टाइल को थोड़ा और ब्रेक डाउन कीजिए। मतलब आप सात्विक खाना खाते हो, हाँ जी, पर और क्या होता है उसके साथ? और फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन है, सत्संग है, अच्छी कंपनी है। आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, आप किन थॉट्स के बीच है वो है, आप क्या देखते हैं वो है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे इंटरनेट है, आप इंटरनेट में क्या देख रहे हो वो मैटर करता है। कि आप कुछ ऐसी चीज ना देखें जो आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर आए, या कोई ऐसे थॉट्स लेकर आए जो आपको बाद में ओवरथिंक करने पर मजबूर कर रहे हैं, स्पेशली गलत वे में। और मुझे ऐसा लगता है सबको पता होता है सही क्या है गलत क्या है, इट्स जस्ट दैट आपको मुझसे सुनना है, अदरवाइज आपको पता है कि सच क्या है और गलत क्या है। तो ये चीजें, आपकी कंपनी अच्छी हो, कि आप जिन लोगों के बीच है, मैं हमेशा कहती हूँ आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनका माइंडसेट आपसे मैच कर रहा है। हैबिट्स मैच नहीं करे चलता है, माइंडसेट मैच करना चाहिए। अगर एक है जिसको ग्रो करना है, कुछ चेंज लाना है, और एक है जिसको कुछ भी नहीं करना है, तो जैसे मैंने कहा बुराई जल्दी बढ़ती है, तो अच्छा इंसान बुरा जल्दी होता है, बुरा अच्छा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। मुझे ये लग रहा है कि मैं बहुत तामसिक इंसान हूँ इनके सामने। Anyway, go on. नो, आई डोंट थिंक सो। तो जितना हम आपकी स्टोरीज देखते हैं, आई थिंक आप काफी सात्विक है विद योर मेडिटेशन एंड फूड एंड डाइट एंड एवरीथिंग। पूरी तरह से नहीं। पूरी तरीके से कोई नहीं होता है, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। सिवाय आप। मेरे भी आई थिंक लाइफ बोरिंग हो जाएगी। धीरे धीरे आपको लर्न करना चाहिए और धीरे धीरे ही काम करना चाहिए। सो आई थिंक ये चीज मैंने समझी थी और मैं थोड़ा सात्विक लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा जाने लगी चेंजेस को देखकर। तो आप चेंजेस देखिए, इसलिए आप स्लो प्रोसेस स्टार्ट करिए, सो दैट आपको जब चेंजेस दिखे फिर आप किसी के बोलने पे नहीं कर रहे, आप खुद कर रहे हैं। एक बुद्धिस्ट मंक आए थे शो पे, उन्होंने मुझे एक बहुत इंटेंस चीज कही। उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल वाइसेस से ज्यादा इंटरनल वाइसेस मैटर करते हैं। यानी कि जिन चीजों को आप रिजेक्ट करते हो एक्सटर्नली, जैसे कि तामसिक खाना, तामसिक लोग, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सोच विचार होते हैं। आपके खुद के दिमाग के अंदर जो तामसिक सोच विचार है उन्हें स्पॉट कीजिए और उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे कि एंगर, जैसे कि जेलसी, जैसे कि ग्रीड। उस पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके दिमाग के अंदर अब इतने सालों बाद कौन से तामसिक ट्रेड्स है जिस पर आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, मैं अभी डिटैचमेंट सीख रहा हूँ। यानी कि अगर मान लो आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आप उससे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं खुद से ये पूछ रहा हूँ कि ये ब्रेकअप क्यों हुआ। हाँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मैं खुद से ये पूछा कि ब्रेकअप क्यों हुआ। अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे लाइफ में डिटैचमेंट सीखनी है। वो शायद एक सात्विक ट्रेट है। डिटैचमेंट को आप कैसे समझाओगे? सी डिटैचमेंट इज, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ना नहीं, बट सबके बीच रहकर उनको हावी नहीं होने देना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि आपने जो कहा तामसिक ट्रेट्स है, तो एंगर अभी भी मुझ में है। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, सब में होता है, हम रोबोट्स थोड़ी है। बट द थिंग इज कि किसी और की वजह से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आप यहाँ बैठी हूँ और आप कोशिश करेंगे मुझे गुस्सा दिलाने का, तो वो कंट्रोल मेरे अंदर है कि नहीं आएगा। मतलब जब आना होगा मेरी मर्जी से आएगा कि मुझे गुस्सा अभी चाहिए, और फिर मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं दूंगी कि मुझे आपकी वजह से आया या मुझे इस सिचुएशन नहीं, मैंने लाया क्योंकि मुझे जरूरी लगा। बट अगर मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं आपकी वजह से आया, तो आपकी वजह से गुस्सा आया, आपकी वजह से रोना आया, उसकी वजह से जेलसी हुई, तो वो हुआ कि आप डिपेंडेंट है अपने इमोशंस को लेकर। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब जब कोई अपने एंगर पर कंट्रोल लाता है,
खुद के जज्बातों पर अगर किसी को कंट्रोल मिल जाता है वो एक बहुत बड़ी मोमेंट होती है किसी की लाइफ में। पर कॉलेज स्टूडेंट्स, टीनेजर्स ये चीज बहुत लेट समझते हैं। जितना जल्दी आप ये समझ लोगे कि खुद के एंगर पर कंट्रोल कैसे लाए, उतना ज्यादा कंट्रोल आपका पूरे आपके दिमाग पर आएगा, और उस वजह से आई फील कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। आप ये मानते बट आई थिंक वही एग्जैक्टली स्पिरिचुअल ग्रोथ ही तो है, ये स्पिरिचुअलिटी ही आपको ये सिखाती है। हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब मेडिटेशन करते हैं, इनडायरेक्टली वो आपके थॉट्स को बैलेंस कर रही है। जो एक हाइपर माइंड चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ रहे हैं, वो आपको इनडायरेक्टली थॉट्स गायब करने बोलती है, तो आपके दिमाग को काम करती है। सो जब स्टार्टिंग प्रोसेस में अपनी स्पिरिचुअलिटी शुरू कर देते हैं, तो जो आप कह रहे कि कॉलेज स्टूडेंट्स आज के टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या बाद में समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है बाद में समझने का कोई फायदा इतना होता नहीं है, क्योंकि उसी वक्त सबसे ज्यादा कंपटीशन आप देख रहे हैं, या सबसे ज्यादा स्ट्रगल आप देख रहे हैं, या रिजेक्शन आप देख रहे हैं, या कंपटीशन बहुत है आज के टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैं कथा में कहती हूँ कि हम एक बहुत रिटायरमेंट के बाद या बहुत ओल्ड एज में कहते हैं कि अब हम भगवान को मनाएंगे या भगवान को बुलाएंगे या स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान कहते होंगे कि अब तो मेरे बुलाने की बारी है, लाइक अब तुम क्या करोगे बुलाकर, कि जब एज आपकी खत्म होने वाली है, आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको कुछ इतना देखना नहीं है अब लाइफ में, पर जो यंग एज है जब आपको सबसे ज्यादा दुनिया देखनी है और समझनी है, तभी तो आपको स्पिरिचुअलिटी अपनानी चाहिए। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो अपने आप आपके डिसीजन मेकिंग्स ठीक हो जाएंगे, आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएगा, एंड आई थिंक डिटैचमेंट अपने आप एक बाय प्रोडक्ट है उसका। हिंदी में डिटैचमेंट को कैसे समझाएं? हिंदी में डिटैचमेंट जैसे, अब कैसे करे बात अलग है, बट कमल पानी में रहकर भी वो पानी से अनछुआ है, जब आप पानी की ड्रॉप उस पर डालते हो साफ साफ दिखती है। और जैसा मैंने आई थिंक हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, डिटैचमेंट वही है कि एक मूवी चल रही है, आपको अपने रोल्स निभाने हैं, तो जब आप ये याद रखते हैं कि जो चल रहा है वो चल रहा है बट सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर मैं कुछ कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं एंटरटेनमेंट नहीं है या लाइफ में कुछ कर, सब कुछ है, लग्जरी है, एंटरटेनमेंट है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है, काम है आपका, पर जानते हुए ये सब सच नहीं है। एक दिन चला जाएगा, और एक दिन कभी भी, कल भी जा सकता है, और कल मैं भी जा सकती हूँ। तो जब आप ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बस याद रखते हैं, कि इतना आप याद भी रखेंगे, आपको डिटैचमेंट समझ आ जाएगी कि क्या होता है ये। संसार झूठ है पर बेसिकली। झूठ तो है, हाँ। तो क्या प्यार भी झूठ है? संसारिक प्यार तो बिल्कुल झूठ है, बट सी झूठ नहीं, पर आई वुड से कि जो जिसमें सेल्फिश रीजन हो वो झूठ होता है, क्योंकि वो रहता नहीं है, और किसी ना किसी लेवल पे तो जाएगा, और ये हम सबको पता है कि फॉर एग्जाम्पल या तो हम ही चले जाएं, तब भी तो एक धोखा। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि हर रिश्ता आपको जिंदगी में एक ना एक बार धोखा देता है। ओके, बोलो। हर रिश्ता, लिटरली हर रिश्ता। बट कुछ रिश्तों में आप धोखा ये सोच सकते हैं कि अरे वो मेरे साथ गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से बहुत प्यार हो गया, आपको लग रहा है कि अब इसके बिना तो मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती, उस इंसान की लाइफ ने धोखा दे दिया। क्या ये बहुत हाई लेवल थॉट थी? एज इन वो चले गए, धोखा ही तो है ना। आपको लग रहा था कि लाइफ अभिनी के साथ है या सब कुछ, धोखा ही है ना। आपको, आपके लिए तो ये धोखा ही हुआ कि कैसे हो गया अचानक। तो हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देता है, सिवाय उसके। तो आई थिंक ये सच्चा प्यार है और सब कुछ सच्चा है, तो इसको याद रख के बाकी सब प्यार को करिए आप। अचानक से ये कॉन्वर्सेशन बहुत भारी हो गई मेरे। आई थिंक हमने बात की थी, थोड़ा डीप चलते हैं इस पॉडकास्ट में। ओके। पिछले पॉडकास्ट के बाद मैंने आपके काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर दो अलग इंसान हैं। एक इंसान हमारे सामने बैठा है अब पॉडकास्ट के टाइम, ये आपका शायद ह्यूमन फॉर्म है, पर स्टेज पे आप बहुत अलग बन जाते हो। आप में आई फील कि कुछ पावर आ जाता है, कुछ एनर्जी आ जाती है। उस जोन के बारे में बताइए। हर किसी के साथ होता है, स्पोर्ट्समैन के साथ होता है, मतलब मैदान में। आई फील कि मेरे लिए ये पॉडकास्ट में हो जाता है, मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ पॉडकास्ट के टाइम, क्योंकि शायद ये मेरा क्राफ्ट है। पर इससे मुझे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं मिल रही। आई डोंट नो अगर मिल रही। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, पर दैट्स अबाउट इट। आई फील कि आपके अंदर कुछ अलग सा पावर आ जाता है, माता चढ़ जाती है, पॉजिटिव वे, ऑलमोस्ट इन अ पॉजिटिव वे।
बहुत आप बहुत फियर्स बन जाते हो स्टेज पे। आई नो नहीं मुझे ये बहुत नहीं मैंने भी फील किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट बट आई डोंट नो उसका एक्चुअल रीजन क्या है पर एक रीजन जो हम स्टार्ट से सुनते आए हैं और उस वजह से जब मैं पहली बार भी तो उस जिस प्लेस पे मैं बैठती हूँ उसको व्यासपीठ कहते हैं। व्यास जी वेद व्यास जी यानी जो कथा करते हैं उनकी जगह है वो। तो वो जगह ही कुछ होती है। आई मीन उस प्लेस को अल्टीमेट प्लेस बोला गया है। वहां बैठना मतलब अब कुछ बचा नहीं है आपकी लाइफ में अचीव करने को अगर आपने व्यासपीठ पाली है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी और मुझे पता भी नहीं था फीलिंग क्या होती है तो बैठते ही जैसे ही स्टार्ट हुआ और मेरे आंसू गिरने लग गए थे। मुझे कुछ नहीं पता बिकॉज मैं बहुत यंग थी उस वक्त। ये इमोशन भी नहीं होते आपके अंदर कि जीत क्या है और सक्सेस क्या है और लोग क्या है बट बस मुझे रोना आ गया था कि कैसे मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ या ऐसे कैसे हो गया। तो वो प्लेस ऐसी है कि वहां बैठने के बाद आई थिंक कुछ होता है कि आप और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे बोल दिया। ये तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है या अचानक मेरे दिमाग में थॉट कैसे आ गया। तो शायद जो आपने कहा वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है आप इवॉल्व हो रहे हैं तो वो कुछ तो पावर है उस प्लेस में। किसी सेंटेंस बोलने के टाइम आपको आगे के 2-3 सेंटेंस दिख जाते हैं अपने दिमाग में? हर बार नहीं कभी Okay. अचानक से। ओके और तब आपको बाद में लगता है कि ये तो मैंने सोचा नहीं था ये कैसे हो गया। ओके तो तब आपकी श्रद्धा आपका फेथ उस प्लेस को लेकर और बढ़ जाता है। ओके। इस पॉडकास्ट से मैंने एक शब्द सीखा है वो शब्द है आवेशम। मैं कभी ये शब्द के बारे में सुना? नहीं। आवेशम एक तांत्रिक शब्द होता है। Okay. यानी कि जैसे मान लो मैं YSS में मेडिटेशन करता हूँ तो हमारा अल्टीमेट गोल समाधि है। 3 प्रकार की समाधि होती है, निर्विकल्प समाधि, सर्विकल्प समाधि और महासमाधि। Okay. महासमाधि मतलब आप चले गए अपने बॉडी से। मैं समाधि के बारे में नहीं समझाऊंगा क्यों मैं सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ। पर तंत्र में एक गोल आवेशम का होता है जहां आपने इतनी ज्यादा साधना की, आपने इतनी ज्यादा पूजा की है। मान लो आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हो पर एक तांत्रिक पाथ से। वहां गोल ये रहता है कि कृष्ण भगवान की पूरी एनर्जी 100% एनर्जी आपके बॉडी में एंटर होकर आपके बॉडी के साथ एक बन जाए। और जिन लोगों ने असल में इस चीज को अचीव किया है वो शायद शहरों में नहीं रहते, शायद बहुत दूर रहते, हिमालय में किसी गांव में। आवेशम बहुत टाइम के बाद किसी को मिल जाता है पर आई फील कि आप जैसे लोगों को जो पब्लिकली भगवान की बातें समझा रहे हैं लोगों को एक सॉर्ट ऑफ माइक्रो आवेशम मिल जाता है स्टेज पर। I hope so. आप ये मानते हो? तो अब ये जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम मुझे तंत्र के बारे में नॉलेज नहीं है बट जब हम लोग इसको डिवोशन में लाते हैं तो एक कथा आती है उद्धव चरित्र श्रीमद् भागवत में कि उद्धव जी भगवान के बेस्ट फ्रेंड थे कृष्ण जी के। तो वो बिल्कुल भगवान जैसे दिखते थे। उनका मतलब फीचर्स भगवान जैसे थे, चाल भगवान जैसी थी। अगर वो दूर से आते थे एक बार के लिए लगता था कृष्ण चल के आ रहे हैं। मतलब इतने एक जैसे दिखते थे। वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने देवताओं ने जिससे ज्ञान प्राप्त किया था उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। उनको बस एक चीज नहीं समझ आती थी, दैट वाज प्रेम। प्रेम, हाँ, उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर था। ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं था। भगवान के लिए ज्ञान से ऊपर भी प्रेम था कि अगर जब बिना सेल्फिश रीजन के प्रेम किया जाता है उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। जो उनको गोपियों से मिला था जिसकी शिक्षा, तो उसमें आता है कि जब भगवान आपसे प्यार करने लगते हैं या जब आपका डिवोशन भगवान के प्रति इतना ज्यादा हो जाता है कि भगवान को आपसे प्यार हो जाए तो भगवान आपको अपने जैसा बनाते हैं। यानी अपने आप आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो ऐसी ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर डालते हैं जो उनमें है, जो कलाएं उनमें है, चाहे वो डिवोशन है, फेथ है, पावर है, आर्ट है, तो वो ज्ञान है, वो सब कुछ आप में डालते। तो ये डिवोशन में बोला जाता है। आपकी भक्ति जितनी बढ़ती है भगवान को उतना आपसे प्यार होगा, फिर भगवान आपको अपने जैसा बना देंगे। भक्ति को बढ़ाते कैसे? सत्संग है, स्क्रिप्चर्स। आपको किसी से प्यार कब होता है? जब आप उसके बारे में जानते हैं, जब आप उसके बारे में समझेंगे, उसके बिहेवियर को, उसके स्वभाव को समझेंगे, उसने क्या क्या किया आप समझेंगे, तो आपका प्यार बढ़ता है कि वो इंसान इतना अच्छा है या वो ऐसा करता है या ये भी कर सकता है। तो जब आप भगवान के बारे में पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स क्या है, भगवान के बारे में जानना कि उन्होंने क्या क्या किया, तो जब आप उनके बारे में जानते हैं तो आपका प्यार बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल राजा परीक्षित ने जब 7 डेज की कथा सुनी
तो उनको जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई 7th डे, उन्होंने इतने अच्छे से सुनी थी कि उन्होंने बोला कि मैं आशीर्वाद के रूप में तुम्हें अमर कर देता हूँ, तुम बोलो अगर तुमको मृत्यु से डर लग रहा है तो, डेथ से। उसने बोला नहीं, अब तो मुझे भगवान के पास जाना है। उसको 7 डेज में इतना प्यार हो गया था भगवान से कि उसको नहीं रहना था। भले ही हो सकता है वो 7 डेज के पहले उसको लग रहा होगा कि कोई मुझे श्राप से मुक्त कर दे या मुझे मरना नहीं है, पर 7 दिन में उसको इतना प्यार हो गया कि उसको रहना ही नहीं था यहाँ पे। तो भगवान से जब आप पढ़ते हैं आपका प्यार बढ़ता जाता है। तो मे बी एंड प्यार होता है जब लोगों को दुनिया ही अच्छी नहीं लगती कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं रखा है, जो है भगवान के पास है। तो आई थिंक सत्संग, स्क्रिप्चर्स, भगवान के बारे में जानना, वो आपको और करीब लेके आता है डिवोशन की ओर। पता है, लोग स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु के बारे में ये कहते हैं कि दोनों काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे, जी। और शायद इसलिए दोनों ने अपनी जिंदगी में एक अर्ली महासमाधि ले ली। ये पता है, मुझे पता नहीं कि इसमें कितना सच है। आप कुछ जानते हो उसके बारे में? बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ मैंने सुना है काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे, ये मुझे भी पता है। आपने कभी काली माँ की पूजा करी है? पूजा एज इन नॉट प्रॉपर दैट, उनकी जो रिचुअल तरीके से पूजा होती है, बट मैं काली घाट गई हूँ। आई थिंक क्या क्या वो बहुत पावरफुल प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल बंगाल है, बंगाल में ये माना जाता है, बंगाल का बहुत फेमस मंदिर है काली घाट, वहाँ काली माँ की पूजा होती है। बंगालीज पूजा करते हैं विथ ऑल द रिचुअल्स, वहाँ भी जो तंत्र इत्यादि है बहुत कुछ होता है। तो ये माना जाता है कि बंगाल में जल्दी से कोई नेचुरल कलामिटी नहीं आती है, बिकॉज वहाँ काली बैठी है। तो एक पावर है वहाँ पे उनका। तो मैं वहाँ गई हूँ। जैसा हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि जब आप ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं जो सिद्ध मंदिर होते हैं, और चाहे दुर्गा जी या काली माँ के जो फियर्स रूप होते हैं, आप पावरफुल महसूस करते हैं। तो मैं तंत्रों की ओर नहीं जाती, बट मैं डिवोशन की ओर जरूर जाती हूँ। तो जब आप उस वक्त देखते हैं कि माँ को लोग पूज रहे हैं, और काली माँ के लिए तो ये भी कहा गया कि उनको तो शंकर जी भी पूजते थे या उनसे एक स्टेप पीछे ही रहते थे। वो इतनी फियर्स थी कि जब अपने रूप में आती है, और ये औरतों के लिए भी है कि औरत इतनी समझदार है कि उसको पता होता है कब उसको सरस्वती का रूप लेना है, कब दुर्गा का लेना है और कब काली का लेना है। तो ये औरतों के रूप दिखाए गए हैं कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने अपने रूप लेने हैं। तो काली घाट के मैंने दर्शन किए हैं, आई थिंक बहुत आपको पावरफुल महसूस होता है। एक बहुत लो लेवल कॉन्वर्सेशन करेंगे हम अब। Okay. आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं आने नहीं गया। आज हम आपके बारे में बात करेंगे। आई एम नॉट इन द बेस्ट स्टेट। आई पता नहीं क्यों बहुत बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंशियल फील कर रहा हूँ अभी। एग्जिस्टेंशियल को हिंदी में कैसे समझाऊं ये मुझे पता नहीं। आई थिंक वो गूगल कर लेंगे सब। एग्जिस्टेंशियल मतलब मेरे दिमाग में मैं बहुत ज्यादा वाई वाले सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों क्यों कर रहा हूँ ये आई थिंक सब। जिज्ञासा। जिज्ञासा का एक नेगेटिव रूप। मुझे खुद पता नहीं कि इतने सारे नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ओके, मैं समझाता हूँ। अब कॉलेज को खत्म होकर 8 साल हो चुके और मुझे बिल्कुल भी यूट्यूब से ब्रेक नहीं मिली है। मैंने 8 सालों के लिए ऑलमोस्ट हर हफ्ते ऑन एन एवरेज 3 वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पर, और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से मुझे ये सब मिला। पर मैंने बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस भी कर दिया, और मुझे अब पता चला है कि लव इज द आंसर। यानी लव इज द आंसर को हिंदी में समझाइए। प्रेम ही उत्तर है। अरे हाँ, या तो प्रेम ही मंजिल है, आई थिंक। हाँ, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर पता नहीं आई एम जस्ट, मुझे खुद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो रहा है। हाँ, तो मेरा बेस्ट फेज नहीं चल रहा। करियर वाइज सबसे ज्यादा बेस्ट फेज चल रहा है, पर पर्सनली आई डोंट नो व्हाई। मैं अभी 3 दिन में फ्रांस जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे कॉलेज में कहा होता कि एज 30 के पहले आप इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग कर लोगे लाइफ में, मैं एक्साइटेड हो जाता। पर मैं एक्साइटेड नहीं हूँ जाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने रूम में बैठकर रेस्ट करना है, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना है, बट जाना पड़ रहा है। उसके बाद एक महीने के बाद मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ विंबलडन के लिए। ये बहुत बड़ी चीजें हैं मटेरियली स्पीकिंग, पर पता नहीं मुझे ज्यादा कुछ फील नहीं हो रहा है। और 2-3 हफ्ते पहले मेरे दादाजी गुजर गए। उनकी वो बहुत टाइम से सफर कर रहे थे, मतलब उनके इलनेसेस थे 5-6 सालों से। पूरी फैमिली थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर रही थी इस चीज को,
पर जब एक्चुअली वो मोमेंट आई हमारे लाइफ में तो एक काफी ज्यादा शैटरिंग मोमेंट थी पूरे फैमिली के लिए। आई फील कि जब कोई इंसान अपने पेरेंट को खो देता, अपने माता पिता को खो देता, वो एक बहुत इंटेंस चीज होती है। तो मेरे पापा और मेरे चाचा को इस चीज ने बहुत ज्यादा हिट करी एंड आई फेल्ट कि एज अ 29-year-old मैन अब मुझे स्ट्रांग होना पड़ा था उस मोमेंट में। तो वो बहुत अजीब सिचुएशन थी। पहली बार ऐसा लगा कि मेरे खुद के पेरेंट्स अब बच्चे बन रहे थोड़े से। तो बहुत सारे इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं मेरे खुद के दिमाग में एंड हाँ, तो मैं काफी ज्यादा हैवी फेज से गुजर रहा हूँ। बट आई थिंक इट्स गुड। आप फॉर एग्जाम्पल 2 पार्ट्स हो सकते हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट इज कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल होता है जब मटेरियलिस्टिक चीजें आपको बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करती है, यू डूइंग इट क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रोल्स है, आपको निभाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा एंड आपको अच्छा भी लग रहा है कि हाँ जो हो रहा है अच्छा है, होना चाहिए ये सब चीज, बट बहुत एक्साइट नहीं करते, आपके बैलेंस को खराब नहीं करते। और ये एक बहुत अच्छा वे है शो करने का भगवान का या यूनिवर्स का कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, कि अब स्पिरिचुअल आई थिंक प्रोग्रेस आपको ज्यादा एक्साइट करती है रादर देन मटेरियलिस्टिक चीजें। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सेकंड इज कि कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना आज के यूथ को कि पेरेंट्स भी सीख रहे हैं या पेरेंट्स को भी कई जगह आपकी हमारी जरूरत होती है, और जैसे हम बच्चे थे वो भी एक एज बाद वापस बच्चे बनेंगे। जैसा कहा जाता है बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, वो एक ही बात को बार बार रिपीट करना या बार बार सुनना या मे बी कहीं कहीं चीजों में अपना बैलेंस खो देना, लो हो जाना, ये चीजें वापस होंगी। तो हमने उनका बचपन नहीं देखा, पर अब हमें वापस एक मौका मिल रहा है और अब हमें रिस्पॉन्सिबल बनने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक ये चीज नहीं छोड़नी चाहिए।